नमस्कार। प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन करेंगे और ये कहानी कितनी सत्य है इसका भी विवेचन हम विभिन्न इतिहासकारों के वृत्तांतों के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। पद्मिनी के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत से मिलती है। इस ग्रंथ की रचना 1540 ईस्वी के आसपास हुई है। इस ग्रंथ के अनुसार पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गोवर्धन की पुत्री थी और उनका विवाह चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के साथ हुआ था। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के अनुसार पद्मिनी का एक प्रिय तोता था जिसका नाम था हीरामन, और इस तोते की खास बात थी कि ये मनुष्यों की तरह बोल सकता था और मनुष्य की तरह वार्तालाप कर सकता था। ये हीरामन तोता एक बार पद्मिनी से बिछड़कर भटकते भटकते चित्तौड़ पहुंच जाता है। यहाँ वो रतन सिंह के पास पहुंचता है और रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य का बखान करता है। उसके सौंदर्य के बारे में सुनकर चित्तौड़ के शासक रतन सिंह पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठते हैं और वो योगी वेश में सिंघल द्वीप पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और उस तपस्या के पश्चात वहां के शासक गोवर्धन ने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह रतन सिंह के साथ कर देते हैं। रतन सिंह पद्मिनी के साथ चित्तौड़ आ जाते हैं और यहाँ राजी खुशी दोनों रहने लगते हैं। पद्मिनी की एक आदत थी कि वो प्रतिदिन भिखारियों और गरीबों को भिक्षा दिया करती थी, और इसी क्रम में एक दिन जब वो अपने इस कार्य में व्यस्त थी, उसी समय राघव चेतन नामक एक तांत्रिक ब्राह्मण भी भिक्षा लेने वहां पहुंच गया। उसने पद्मिनी के रूप को, सौंदर्य को देखा और देखने के पश्चात वो वहीं मूर्छित हो जाता है। जब इसकी सूचना रावल रतन सिंह के पास पहुंचती है तो रावल रतन सिंह उससे काफ़ी क्रोधित होते हैं और चूंकि वो ब्राह्मण था इसलिए वो उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते थे, इसलिए राघव चेतन को देश निकाला दे दिया जाता है। राघव चेतन मेवाड़ से चला जाता है और वो किसी तरह दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है। वहां उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मुलाकात की और उसने पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। चूंकि अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है, और ये सत्यता भी है, कि वो काफ़ी कामुक व्यक्ति था और इसी कामुकता के कारण उसने पद्मिनी के साथ निकाह करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से उसने अपना संदेश चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के पास भिजवाया कि यदि वो अपने सर्वनाश से बचना चाहता है तो पद्मिनी को दिल्ली शाही हरम में भेजे। जब रतन सिंह ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी शाही सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचता है और 8 वर्ष तक उसने चित्तौड़ की घेराबंदी की। इस घेराबंदी के बावजूद भी जब वो चित्तौड़ को विजय करने में सफल नहीं होता है
तब उसने कुचक्र चलकर, षड्यंत्र रचकर रावल रतन सिंह के पास एक संदेशा भिजवाया कि यदि वो महारानी पद्मिनी का चेहरा दर्पण में दिखा देते हैं तो वो यहाँ से वापस दिल्ली को चले जाएंगे। और रावल रतन सिंह भी अपना और अपने स्वधर्मियों का विनाश से बचने के लिए, उनको बचाने के लिए इस शर्त को मान लेते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आते हैं, पद्मिनी का चेहरा दर्पण में देखने के पश्चात जब वापस दुर्ग की बाहर की तरफ जाते हैं तो शिष्टाचारवश रावल रतन सिंह भी उनको दुर्ग के मुख्य गेट तक छोड़ने जाते हैं। और वहीं पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के साथ उनको बंदी बना लेते हैं। बंदी अवस्था में उनको दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली ले जाने के पश्चात वहाँ से एक संदेश भिजवाया जाता है कि यदि चित्तौड़ के सामंत और जनता अपने रावल, अपने शासक को जीवित देखना चाहते हैं तो पद्मिनी को शाही हरम में भेजें। जब ये संदेश आता है तो पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक रावल रतन सिंह को बंदी बनाया था, इसलिए पद्मिनी ने भी इस षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से देने का निश्चय किया। उसने अपने चाचा और भतीजे गोरा और बादल से चर्चा की और 1600 पालकियों में राजपूत सरदारों को बिठाकर वो स्वयं इन पालकियों के साथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान करती है। और जाते समय उसने अपने लोगों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा पूरे रास्ते में ये संदेश भिजवाया, फैलाया कि पद्मिनी हमेशा हमेशा के लिए शाही हरम में जा रही है। ये सूचना अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच चुकी थी। जब 1600 पालकियों के साथ पद्मिनी शाही शिविर की तरफ बढ़ी, तब उसने अपना एक संदेश अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवाया कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी होने वाली है, अतः इससे पूर्व वो एक बार अपने पूर्व पति रावल रतन सिंह से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी अनुमति दे दी और कहते हैं कि जब पद्मिनी अपने पति से मिली, उसी समय इन 1600 पालकियों में बैठे राजपूत सरदारों ने उन दोनों को वहाँ से छुड़ाकर 2 तेज अश्व ऊपर उनको सवार करके बादल के नेतृत्व में उनको मेवाड़ की तरफ भेज दिया और शाही सेना को रोकने का दायित्व गोरा को सौंपा गया। गोरा ने बड़ी वीरता के साथ अपने साथियों के साथ शाही सेना को काफ़ी लंबे समय तक रोके रखा। तब तक रतन सिंह पद्मिनी को लेकर बादल चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। गोरा अपने साथियों के साथ शाही सेना के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। जब रतन सिंह चित्तौड़ पहुंचते हैं तब उन्हें सूचना मिलती है कि इस सारे अभियान और घटनाक्रम में कुंभलमेर के सरदार देवपाल का भी हाथ था। तो उसको दंडित करने के लिए रतन सिंह ने कुंभलमेर के सरदार देवपाल पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय वो घायल हो गए थे और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के पश्चात उनकी दोनों रानियां पद्मिनी और नागमती उनके शरीर के साथ सती हो जाती। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी पुनः अपनी सेना लेकर चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। सेनानायक बादल के नेतृत्व में चित्तौड़ के सेना ने शाही सेना का मुकाबला किया,
परंतु लंबे समय तक वो शाही सेना को रोक नहीं सके और वो सारे के सारे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ पर एक बार पुनः शाही सेना का अधिकार हो जाता है। ये सारा का सारा वृतांत हमें मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से मिलता है। इस कहानी को बाद के इतिहासकारों ने, जिनमें कर्नल टॉड है, अब्बुल फजल है, फरिश्ता है, उद्वीर है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके इस घटना का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। परंतु ये घटना या ये कहानी कितनी सत्य है, इसको लेकर इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। कुछ इतिहासकार, जिनमें मुख्य रूप से के.एस. लाल, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर सक्सेना कानूनगो, ए.एल. श्रीवास्तव, प्रोफेसर इरफान हबीब, ये सारे के सारे विद्वान मानते हैं कि ये कहानी मनगढ़ंत है। मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्यिक कल्पना का एक मात्र ये ग्रंथ है, जिसमें सिर्फ कहानी के रूप में, छंद के रूप में इस पूरे काव्य को लिखा गया है, जिसका मुख्य पात्र उन्होंने पद्मिनी को बनाया, जबकि ऐसी घटना वास्तव में नहीं हुई थी। इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं कि इस ग्रंथ में लिखा है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह सिंगलदीप जाते हैं, वहाँ 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। जबकि जो सोर्स कहते हैं कि रतन सिंह 1202 ईस्वी में अपने पिता समर सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ की गद्दी पर आसीन हुए थे और 1 साल पश्चात ही 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। तो इन इतिहासकारों का तर्क है कि शासक के रूप में जब 1 वर्ष ही वो चित्तौड़ में रहे थे, तो फिर 12 वर्ष वो सिंगल द्वीप में योगी वेश में जाकर कैसे तपस्या कर सकते हैं शासक के रूप में। दूसरा उनका जो तर्क है वो ये है कि रतन सिंह के समकालीन लंका का जो शासक थे वो पराक्रम बाहु 4 थे, जबकि इस काव्य ग्रंथ में गोवर्धन का नाम बताया। तीसरा तर्क देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग की 8 वर्ष तक की घेराबंदी की थी, जबकि साक्ष्य इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी लंबी घेराबंदी किसी भी जगह की नहीं की थी। इसके अलावा इनका मानना है कि उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे, जिसमें इसामी है, इब्न बतूता है और अमीर खुसरो तो स्वयं इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ शाही सेना में शामिल था, तो फिर इन्होंने इस घटना का उल्लेख क्यों नहीं किया। इसके अलावा एक इनका महत्वपूर्ण और तर्क है कि इस ग्रंथ में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा पूरी करने के लिए रावल रतन सिंह ने पद्मिनी का चेहरा प्रतिबिंब में दिखाया था, जबकि राजपूत स्वाभिमान के ये खिलाफ है। कोई भी राजपूत शासक इस तरह की नीच हरकत नहीं करेगा। वो अपना सर्वस्व बलिदान कर सकता है, परंतु वो ऐसे किसी भी कार्य को स्वीकार नहीं करेगा। और एक और महत्वपूर्ण तर्क ये इतिहासकार देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। उसके बावजूद भी 1600 पालकियों में राजपूत सरदार सैनिक बैठकर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और उसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी तक नहीं पहुंच पाती। यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि उस समय वॉशरूम
या दैनिक नृत्य कार्य करने के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिसमें बंद में की जा सकती हो। तो ऐसे समय में ये कैसे संभव हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर ये पता नहीं कर सके कि इन पालकियों में बैठे राजपूत औरतें नहीं बल्कि राजपूत सैनिक है, ये कैसे नहीं पता कर सके? ये अपने आप में अविश्वसनीय है। और फिर वहाँ से रावल रतन सिंह और पद्मिनी को ये राजपूत सरदार बचाकर दिल्ली की घेराबंदी में से बचाकर चित्तौड़ भेज देते हैं, जबकि इनसे ताकतवर तो मंगोल आक्रमणकारी थे, वो भी दिल्ली पर अपना कब्जा नहीं कर सके, अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी को तोड़ नहीं पाए। तो फिर इन राजपूत सरदारों ने कैसे तोड़ा? तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके माध्यम से इन इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो कथा है वो सिर्फ एक काव्य रचना है, इसमें ऐतिहासिकता का कहीं भी कोई भी पुट नहीं है। परंतु कुछ इतिहासकार हैं जिनमें कर्नल टॉड हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। इन्होंने अपने तथ्यों के द्वारा ये साबित करने का प्रयास किया कि ये घटना घटित हुई है। हाँ, इन सारे घटनाक्रम में जैसा कि पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, वो हूबहू वैसे ही नहीं हुआ, उसमें कहीं अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु ऐसी घटना अवश्य हुई है। वो अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि अलाउद्दीन का जो चरित्र है, जिस तरह का वो दुष्ट था, वो कामुक व्यक्ति था और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब वो लालायित हो जाता तो उसको प्राप्त करके ही रहता था। उनके इस चरित्र के आधार पर ये कहा जा सकता है कि रतन सिंह की पत्नी जो कि काफ़ी सुंदर थी, पद्मिनी, उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और ऐसा हुआ है। दूसरा तर्क वो ये देते हैं, क्योंकि जो न मानने वाले इतिहासकार हैं उन जिन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक शासक के रूप में उसने तपस्या कैसे की, तो इसके पक्ष में इनका मानना है कि शासक के रूप में अवश्य वो 1 साल तक ही चित्तौड़ पर आसीन रहे थे, परंतु 12 वर्ष की जो तपस्या वो की है सिंगल द्वीप जाकर, वो राजकुमार के रूप में भी की जा सकती है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो शासक लिखा है वो चित्तौड़ के शासक के रूप में लिखा है, न कि वहाँ तपस्या करने गए थे उस समय शासक थे, ये नहीं लिखा है। यानी राजकुमार के रूप में वो वहाँ गए होंगे, 12 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात उन्होंने पद्मिनी के साथ विवाह किया था। 8 माह की घेराबंदी के संदर्भ में इनका मानना है कि 8 वर्ष की घेराबंदी के कि 8 वर्ष की घेराबंदी न होकर ये लगभग 6 से 8 महीने की घेराबंदी थी, जिसके प्रमाण भी है। तो ये लिखने में त्रुटि हो सकती है कि 8 वर्ष की घेराबंदी, जबकि 8 माह की घेराबंदी हुई थी। तात्कालिक या समकालीन इतिहासकारों के द्वारा इस घटना का उल्लेख न करने के पीछे दशरथ शर्मा, कर्नल टॉड, इनका मानना है कि उस समय के जितने भी इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकार, वो सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका सुल्तान उनसे नाराज़ हो, इसलिए उन्होंने ऐसे कोई भी घटनाक्रम नहीं लिखने का निश्चय किया जिसके कारण उनके सुल्तान उनसे नाराज़ हुए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये कार्य बहुत ही नीच था और इस कार्य को हूबहू यदि समकालीन इतिहासकार लिख देते तो अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी तू में होती। तो उसको न दर्शाने के लिए समकालीन इतिहासकारों ने इसका वर्णन नहीं किया था। जबकि आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के बाद फारसी इतिहासकार फरिश्ता, उदबीर, अब्बुल फजल, इन सब ने अपने ग्रंथों में इस घटना का वर्णन किया है। और आप देखेंगे कि इस ग्रंथ यानी पद्मावत के 14 वर्ष पूर्व सीता चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ में भी इस घटना का उल्लेख संकेतों के रूप में हमें मिलता है। जहाँ तक कि
प्रतिबिंब दिखाने की बात है तो ये घटना अवश्य काल्पनिक है। साहित्यिक मोड़ देने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए छंद को इस घटना को मलिक मोहम्मद जायसी ने जोड़ दिया था। परंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लंबी घेराबंदी के बावजूद भी जब वो उसमें सफल नहीं हुआ तो उसने रावल रतन सिंह के सामने समझौते का प्रस्ताव रखा और उसी समझौते को करने के लिए जब रावल रतन सिंह पहुंचे होंगे तब वहां उन्होंने पद्मिनी को सौंपने के उनको बाध्य किया हुआ और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया तब उनको बंदी बना लिया गया था। और रही बात 1600 पालकियों में बैठकर राजपूतों का दिल्ली जाना, इनकी जानकारी न मिलना और वहाँ से रतन सिंह को छुड़ाना, इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई व्यक्ति तय कर ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और विशेषकर राजपूताना के जो वीर सरदार, सूरवीर, उनके लिए तो ये कार्य बिल्कुल भी असंभव नहीं था। क्योंकि आप देखेंगे कि औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही काफ़ी क्रूर और शक्तिशाली और ताकतवर दिल्ली का बादशाह था। उसके समय में भी राजपूतों ने, मारवाड़ के राजपूतों ने वीर दुर्गादास के नेतृत्व में अपने स्वामी अजीत सिंह को छुड़ाया था। आगरा से वीर शिवाजी निकले थे। तो ये सारे घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत करते हैं, चाहे कितनी ही सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था हो, उसके बावजूद भी यदि कोई तय कर ले और साहसी व्यक्ति अवश्य ये करने में सफल होते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी रतन सिंह को छुड़ाना मेवाड़ के राजपूतों के लिए असंभव नहीं था। इन सारे तर्कों के आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी थी और उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और किसी तरह से रावल रतन सिंह को उसने बंदी बना लिया। जब ये सूचना पद्मिनी को मिली तो उन्होंने इस षड्यंत्र का मुकाबला षड्यंत्र से करने का निश्चय किया और अपने विश्वस्त गोरा और बादल के नेतृत्व में अपने स्वामी रतन सिंह को छुड़ाया और बाद में अपने पति के साथ जौहर करके अपनी लीला समाप्त कर ली थी। और यहाँ के मेवाड़ के सरदारों ने अपनी आन बान शान की रक्षार्थ अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करते हुए केसरिया बाना पहनकर युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे।